आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं अंतर संबंध। तो मानव भूगोल ये केवल मनुष्य का वितरण नहीं बल्कि मानवीय संसार का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखो, केवल कहाँ कहाँ मनुष्य है इसका अध्ययन करना मानव भूगोल नहीं। मानव भूगोल क्या है? इसके पूरे दृश्य यानी मानव संसार का अध्ययन करना कि मानव कहाँ है, क्यों है, कैसे रहता है, क्या क्या करता है, इन सब का अध्ययन करना क्या है? मानव भूगोल। और कैसा अध्ययन करना है? ये वैज्ञानिक अध्ययन करना है। कैसा अध्ययन? वैज्ञानिक अध्ययन करना। इसको हम बोलते हैं मानव भूगोल। तो भूगोल मानव भूगोल की जो परिभाषा है उसमें हम किन किन वर्ड लेते हैं? एक तो संश्लेषणात्मक यानी सिंथेटिक्स, अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप्स, और पार्थिव एकता टेक्सटुअल यूनिटी। तीन शब्दों से हमारे मानव भूगोल का अर्थ पता पता चलता है। तो देखो क्या चीज़ है संश्लेषणात्मक? संश्लेषणात्मक यानी दो तत्वों को एक साथ लेकर उनका विश्लेषण करके एक तीसरा तत्व यानी नया तत्व बनाना समय पड़ेगा। जैसे मानव और प्रकृति। मानव के लिए क्या? प्रकृति से समान लिए और उससे एक मानव निर्मित भूदर्शन निर्माण कर दिया। देखो प्रकृति हमें क्या देती है? रेत, कंकर, पत्थर। मानव ने उसका उपयोग किया और क्या बना दिया? मकान बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। ये क्या हुआ? मानव के भू सांस्कृतिक भूदर्शी हो गए ना। क्योंकि ये प्रकृति ने तो नहीं बनाई, ये किसने बनाया? मानव ने। मानव ने क्या किया? बस प्रकृति ने उनको साधन दिया और मानव ने उसको यूज किया और ये बनाया। तो देखो इसको बोलते हैं हम संश्लेषणात्मक। भूगोलवेत्ता मानव और प्रकृति को अलग नहीं बल्कि एक इकाई के रूप में पढ़ता है। जो मानव भूगोलवेत्ता है वो क्या बोलते हैं कि प्रकृति और मानव अलग अलग नहीं, क्या है? एक इकाई है। प्रकृति देगी और मानव उसका यूज करेगा, तभी काम होगा। अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मानव जब तक अकेला है, जब तक प्रकृति साथ में नहीं है, यानी प्रकृति संसाधन देगी तभी तो मानव यूज करेगा। अगर प्रकृति संसाधन नहीं देगी तो मानव कैसे यूज करेगा? देखो प्रकृति भोजन और आवास देती है। अगर प्रकृति भोजन आवास नहीं देगी तो मानव यूज कर सकता है क्या? उसी का यूज करके क्या बनाया? मनुष्य ने बांध बना दी, सड़कें बना दी, कृषि चक्र बना दिया। जैसे प्रकृति ने पानी दी, नदियां दी, नदी दी, अब उस नदी को रोक के डैम बनाया, किसने? मानव ने। और उसी डैम से हम सिंचाई परियोजना लेके आते हैं। इसको यानी प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से लिंकेड है यानी अंतर संबंधित है। फिर तीसरा शब्द आता है पार्थिव एकता। पार्थिव एकता मतलब पृथ्वी पर सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। जैसे सूर्य है, सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है, सूर्य ताप मिलता है। डायरेक्ट सूर्य तत्व से हम सौर एनर्जी बना रहे हैं। तो ये क्या है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति पृथ्वी पर कोई गलत कार्य करता है, प्रदूषण करता है, तो उसका खामियाजा क्या? मनुष्य को भुगतना पड़ेगा। देखो इसका उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी का कोई हिस्सा अकेला नहीं है, यानी कोई भी हिस्सा अकेला नहीं है। एक घटना है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल यानी वायुमंडलीय उष्मन यानी तापमान बढ़ना पृथ्वी का, तो संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करता है। अब देखो अगर यहाँ पर विस्फोट किया, बम विस्फोट किया, यहाँ पर कोयला जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईंधन का यूज कर रहे हैं, तो ये गर्मी यही नहीं पड़ेगी, पूरे वायुमंडल में पड़ेगी और पूरी पृथ्वी में पड़ेगी। यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम गलती एक करेगा, भुगतना सबको पड़ेगा। मानव भूगोल की दिशा में को देने वाले त्रिस्तंभ यानी तीन स्तंभ में पिलर। मानव भूगोल का जो विकास हुआ वो किन किन लोगों ने किया? तीन व्यक्तियों ने किया। एक तो रेड जेल था, एक सैम पुल थी, और एक ब्लंस था। ब्लांस रेड जेल, फ्रेडरिक रेड जेल, ये क्या था? जर्मन था। कौन था ये? जर्मन। और ये अमेरिकन, और ये फ्रांसिस। इन तीनों विचारकों ने प्रकृति और मनुष्य की शक्ति के बीच द्वंद्व को परिभाषित किया। आइए इन प्रमुख परिभाषाओं विश्लेषण करते हैं, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस यानी आलोचनात्मक या उसकी व्याख्यात्मक विश्लेषण करते हैं।
तो सबसे पहला था फ्रेडरिक रेडजेल, ये था जर्मन। कौन था ये? जर्मन। इसको हम मानव भूगोल का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ, या निश्चयवादी का पिता भी कहते हैं। ये किससे प्रभावित था? डार्विन से था। परिभाषा, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होते हैं। तो देखो इसका की पॉइंट क्या है? भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, क्योंकि मानव है तो उसके पास क्या है? चारों तरफ भौतिक दशाएं हैं, मृदा है, जलवायु है, हवा है। तो इन भौतिक दशाओं से क्या है? मानव बना है। मानव अगर जैसे जहाँ पर जलवायु ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ पर उसका रहन सहन कैसा होगा, जहाँ गर्म है वहाँ कैसा होगा, जहाँ पोल्यूशन है वहाँ कैसा होगा। तो सब चीज़ें डिपेंड करती है किस पर? भौतिक दशाओं पर। और मानव भूगोल सर्वत्र क्या है? पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण किससे? भौतिक दशाओं से। देखो, इसने एक जैविक राज्य की या ऑर्गेनिक स्टेट की संकल्पना दी थी। इसको मतलब लेबस्टाम यानी रहने का स्थान। क्या? जैविक स्थान। क्या? जैविक स्थान। समाज एक जीव की तरह है। क्या है? समाज एक जीव की तरह है। रेडजेल ने अपनी पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी के अनुसार मनुष्य की हर गतिविधि, मनुष्य की कोई भी एक्टिविटी हो या गतिविधि हो, वो किस पे डिपेंड करती है? मिट्टी और जलवायु यानी भौतिक दशाओं पे डिपेंड करती है। किस पे? भौतिक दशाओं पे। चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, संस्कृति हो, ये सब किसके प्रभाव में? जलवायु और मिट्टी के प्रभाव में। जीव की तरह राज्यों को बढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए? स्थान यानी जैविक स्थान चाहिए, लेबस्टाम। तो उदाहरण देखते हैं इसका। ठंडे प्रदेश के लोगों का खान पान और भारी पहनाव पूरी तरह से वहाँ की कठोर जलवायु प्रकृति द्वारा तय होता है। देखो, ठंडे प्रदेशों में लोग कैसे पहनते हैं? मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, चमड़े के कपड़े। क्यों? क्योंकि सर्दी से बचना होता है। और खाते कहते हैं गरम, गरम खाते हैं। तो ये किसका किसका परिणाम है? जलवायु का। तो रेड जेल से याद रखना, भौतिक दशाओं का योग। क्या? भौतिक दशाओं का योग। फिर आते हैं एलन चर्चिल सैम्पल, कंटर पर्यावरणवादी। ये, ये अमेरिकन थी। कौन थी ये? अमेरिकन। ये पर्यावरण का प्रभाव बताती है, इन्फ्लेशन ऑफ इन्वायरमेंट यानी बुक लिखी थी इन्होंने एक। ये रेड जेल की शिक्षा दी। इन्होंने परिभाषित मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। देखो, इसने एक नया टर्म जोड़ दिया, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। देखो, पृथ्वी क्या है? निर्माण विनाश दोनों हो रहा है पृथ्वी में। एक तरफ तो क्या है? विनाश हो रहा है और एक तरफ निर्माण हो रहा है। देखो, एक प्लेट का निर्माण होता जाता है और एक तरफ प्लेट टूटकर समाप्ति की ओर जाती रहती है। तो ये दोनों प्रक्रिया चलती रही। पृथ्वी क्या है? गत्यात्मक है। एक तरफ देखो मौसम परिवर्तन होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, और एक कहीं चेंजेस हो रहा है, कमी हो रही है, किसी में क्या वृद्धि हो रही है। जैसे बरसात में कमी हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ये सब क्या है? पृथ्वी अस्थिर है यानी गत्यात्मक है, परिवर्तन होता रहता है पृथ्वी में। और मानव क्या है? क्रियाशील है, उस परिवर्तन को समझता है और खुद इफेक्ट करता है और इफेक्ट होता है, यानी वो उसको प्रभावित भी करता है। जैसे संसाधनों का ज़्यादा यूज करके प्रदूषण किया, और फिर उस संसाधनों के ज़्यादा यूज प्रदूषण करने से महामारी या जो भी आए उनका सामना करना पड़ा। तो ये सब क्या है? दोनों के बीच में एक्टिविटी चलती रहती है, क्रियाशीलता चलती रहती है। तो गतिशीलता, डायनेमिक। इन्होंने क्या बोला? संघर्ष, दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। पृथ्वी देगी, मानव लेगा, मानव देगा, पृथ्वी लेगी, दोनों काम चलते रहेंगे। सिंपल में भूगोल में गतिशीलता को जोड़ा। न तो पृथ्वी शांत है, देखो, न तो पृथ्वी शांत है, भूकंप, ज्वालामुखी चक्र, ऋतु चक्र, और ना ही मनुष्य शांत है। मनुष्य भी शांत नहीं बैठा है। मनुष्य पृथ्वी की सत्ता की उपज है। क्या है? मनुष्य पृथ्वी की सत्ता की उपज है। वह उसकी हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है, और पृथ्वी ही उसकी हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस, यानी हड्डी हमारी किससे बनी? पृथ्वी से। और मांस किससे बना है? पृथ्वी से। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, तटीय इलाकों में मछुआरों का जीवन ज्वार भाटे और तूफान के अनुसार हर पल बदलता रहता है। देखो, ज्वार समुद्र की ओर जाता है तब तो नाव लेके जाते हैं, और वापस आता है तब नाव लेके वापस आ जाते हैं। तो ये उससे डिपेंड हो गया। तूफान,
तूफान जब आता है तो क्या हो, तटीय एरिया से दूर उनका निवास स्थान हो जाता है, और अगर जब तूफान नहीं आता तो क्या तट पर ही झोपड़ी में रहे, छोटे छोटे मचान बना के रहते हैं। कीवर्ड याद रखना इसका, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। यानी पृथ्वी बदलती है और मानव एक्टिविटी करता रहता है, अच्छी बुरी दोनों। विडाल डी ला ब्लांस, संभववाद के गुरुदूत, मानव भूगोल, फ्रांसीसी मानव भूगोल के पिता। देखो इन्होंने क्या संभववादी विचारधारा दी, यानी कि प्रकृति की सीमा है, मानव उसका उपयोग करेगा, ये इन्होंने बोला था। देखो मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। क्या है? एक नया विचार है पारस्परिक संबंधों का, यानी कि एक दूसरों के बीच में जो संबंध है उसका एक नया विचार है। ब्लांस क्या बोलते हैं कि भाई संबंध दोनों का है, मगर इसमें क्या है, सीमाएं प्रकृति तय करेगी और मानव उसका यूज करेगा। देखो क्या बोलता है, प्रकृति केवल सीमाएं तय करती है, वो आदेश नहीं देती है। उस सीमा के भीतर इंसान अपनी संस्कृति और तकनीकी से क्या करेगा, ये उसका अपना चुनाव है। देखो उदाहरण समझते हैं, प्रकृति ने हमें कंकर रेत पत्थर दे दिए, अब उससे हमें मकान बनाना है, ब्रिज बनाना है या मेल बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? मानव। तो प्रकृति ने तो क्या है, समान संसाधन दे दिए, मगर संसाधनों को कैसे यूज करना है, किस में करना है, क्या क्या करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? मानव। तो यानी कि ये किसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड है? मानव के ज्ञान के ऊपर। जैसे प्रकृति ने हमें दे दिया रेगिस्तान के बंजर भूमि, मगर देखो क्या हुआ, रेगिस्तान में मानव ने क्या किया, रेगिस्तान में पानी की कमी थी, प्राकृतिक सीमा थी, प्रकृति की सीमा थी। लेकिन मनुष्य ने इजराइल में ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई तकनीकी से वहां भी सफल खेती कर दी। ये क्या है? मनुष्य का चुनाव है। टेक्नोलॉजी विकसित की, तकनीकी विकसित की, बूंद बूंद पानी बचा बचा के, और वैसे सिंचाई करके खेती करना चालू कर दिया, तो अब रेगिस्तान में भी खेती होने लगी। ये तो प्रकृति ने तो क्या है, उसको बंजर बनाया था, यहाँ खेती नहीं होगी, मगर मानव ने खेती कर ली। देखो तीनों की विचारधाराओं में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखो रेड जेल क्या था? निश्चयवादी। क्या था? निश्चयवादी या नियतिवादी। सैम्पुल गत्यात्मक निश्चयवादी यानी कट्टर निश्चयवादी थी। ब्लंस के कौन था? संभववादी यानी कि मानववादी। देखो शक्ति संतुलन, रेड जेल बोलता है प्रकृति सब कुछ है, मानव पर पूर्ण नियंत्रण किसका है? प्रकृति का है। जबकि सैम्पुल क्या बोलती है? प्रकृति और मानव दोनों के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है, न तो प्रकृति ज्यादा है न मानव ज्यादा है, क्या चलेगा? संघर्ष चलेगा। और ब्लांस ब्लांस क्या बोलता है? मानव ही करेगा जो भी करेगा, प्रकृति क्या है, उसको सीमा देती है, मगर चयन करने की स्वतंत्रता किसकी है? मानव की। उसका यूज क्या करना है ये कौन डिसाइड करता है? मानव। उपयोग क्या करना है ये कौन निर्णय करता है? मानव। देखो इनके कीवर्ड दे रखे हैं, कैसे इनकी परिभाषा याद करनी है। देखो रेड जेल भौतिक दशाओं का योग, सेम पुल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, और ब्लांस पारस्परिक संबंध। मानव भूगोल की प्रकृति, देखो मानव भूगोल की प्रकृति की कड़ी में एक हमारा शब्द आता है पहला, अंतक्रिया, मानवीय अंतक्रिया। देखो मानव अंतक्रिया, मानव ने कैसे कैसे अंतरक्रिया की प्रकृति के साथ, क्योंकि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल में मानव और प्रकृति दोनों आता है, तो जैसे जैसे अंतरक्रिया बढ़ती गई, अलग अलग होती गई, वैसे वैसे या मानव भूगोल की प्रकृति भी चेंज होती गई, यानी बदलती गई। देखो मानव भूगोल इसी शक्ति संतुलन के ऐतिहासिक बदलाव का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? इस बदलाव का ही अध्ययन है, जो अंतक्रिया कर रहा है मानव और निरंतर बदलता जा रहा है। जैसे पहले गुफा में रहता था, फिर घर में रहने लग गया, अब टावर में रहने लग गया, और कल से आने वाले टाइम में सेटेलाइट में रहने लग जाएगा, यानी अलग ग्रहों पर रहने लग जाएगा। तो ये बदलाव क्या है? हमारा मानव भूगोल है। मानव का प्रकटीकरण, नेचर मैन, यानी कि नेचर ज्यादा है और मानव दास है। आदमी आदिम समाज में, आदमी देखो आदमी क्या है? प्रकृति का दास है। तो आदिम समाज में तकनीक का अभाव था, मनुष्य बारिश और बिजली से डरकर प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति हावी थी। यानी कि पहले के समाज में क्या था? प्रकृति हावी थी। ये भी तो लोग केवल प्रकृति को ही भगवान मानते थे। जीना मरना किसका डिसाइड था? प्रकृति पे। फिर उसके बाद आया मानव की तकनीकी। अब तकनीकी ज्ञान आया, तब क्या होगा? सब डिसाइड कौन करेगी? तकनीकी ज्ञान और तकनीकी विकास के साथ मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार प्रकृति को बदला,
पहाड़ को काट कर सुरंगें बनाई, महासागरों पर कृत्रिम द्वीप बनाए। ये किसका काम है? मानव का, उसके दिमाग का। और उस दिमाग से उसने जो प्रकृति ने दिया उसमें काट छाट करके अपने अनुसार बदल दिया। तो ये क्या है? मानव क्रिया है। फिर आता है क्षेत्रीय विभिन्नता। देखो मानव भूगोल में दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय विभिन्नता। प्रकृति हर जगह एक जैसी नहीं है, इसलिए मानव प्रतिक्रिया संस्कृति भी अलग होती है। इसलिए हम बोलते हैं इसको भिन्नता का विज्ञान। देखो एक तरफ डेजर्ट है और एक तरफ पानी बहुत ज्यादा है केरला में, तो यहाँ पर देखो पौधों का रूप अलग अलग है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता। मारवाड़, राजस्थान की अत्यधिक कमी, राजस्थान में पानी की अत्यधिक कमी है, इसलिए खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि ये कम पानी में भी जीवित रहता है, कठोर जलवायु को जीवन दाता है। जबकि देखो केरल में तटीय क्षेत्र है, यहाँ प्रचुर वर्षा होती है। अब यहाँ पर क्या, कम पानी का पौधा लगाएंगे तो गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ऑयली पौधा चाहिए, तेली। तो समुद्र तट में क्या है, नारियल है। यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का और भोजन का सांस्कृतिक केंद्र क्या है, नारियल। तीसरा पॉइंट आता है अंतर्विषयक प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी? अंतर्विषयक प्रकृति। मानव भूगोल को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि मानव को और भी चीजें प्रभावित करती है। पैसा भी करेगा, रोजगार भी करेगा, उसकी जलवायु भी करेगी, है ना, समाज भी करेगा, तकनीकी भी करेगी, ये सब चीजें उसको प्रभावित करती है। तो इन सबका अध्ययन करना पड़ेगा मानव भूगोल में। तो क्या हुआ, मानव भूगोल अन्य समाज विज्ञानों से भी जुड़ गया घनिष्ठ रूप से, जैसे सामाजिक भूगोल। अब देखो मानव के समाज का अध्ययन करना है तो क्या है, समाज शास्त्र, सामाजिक भूगोल, जैसे संस्कृति, समाज कल्याण। अब देखो राजनीति का भी इफेक्ट होता है मानव पर, तो हम किसका अध्ययन करेंगे? राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, जैसे सीमाएं, भू राजनीति, चुनावी भूगोल। अब देखो व्यक्ति के ऊपर, मानव के ऊपर आर्थिक क्रियाकलाप को भी प्रभाव पड़ता है ना। अगर उसके पास रोजगार नहीं होगा तो क्या जिएगा क्या वो? इसलिए अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल आ गया, जिसमें संसाधन, कृषि, व्यापार, उद्योग पढ़ेंगे। मानव भूगोल विस्तृत विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन्स। अब देखो मानव के विषय क्षेत्र तो विस्तृत है, मगर इसकी क्या पहुंच, यह अत्यंत व्यापक, बहुत बड़ी पहुंच है इसकी। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट सम्मिलित है जो मानव को इफेक्ट करते हैं, मानव से प्रभावित होते हैं, और मानव जिससे प्रभावित करता है। ये सारे सब किसके विषय क्षेत्र है? मानव भूगोल की। जैसे जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है, तभी महामारी, बीमारी, बेरोजगारी, भूखमरी आती है। रोज पैटर्न यानी प्रवास पैटर्न, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जहाँ कम जनसंख्या रहती है वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ कोई बाहर जाते हैं, कोई आते हैं, ये सब किस पर डिपेंड है? मानव पे, और ये मानव को प्रभावित करते हैं। बस्ती भूगोल, लोग कहाँ रहते हैं, किस पैटर्न में रहते हैं, यानी ग्रामीण शहरी नियोजन, वर्गीकरण, ये सब क्या है? मानव भूगोल का क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल, संसाधनों का दोहन, यानी संसाधन कैसे यूज लेना है, उद्योग है, पर्यटन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, सब क्या है? मानव भूगोल का पार्ट है। सांस्कृतिक भूगोल, धर्म, भाषा, रीति रिवाज का और भौगोलिक मौजूद दृश्यों का अध्ययन, ये सब क्या है? मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र। देखो इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है RSV। RSV, देखो आर रेट जल ने क्या बताया, रिलेशनशिप, सिंपल ने बताया स्ट्रगल, और बी ने बताया ब्लांस ने बैलेंस। देखो आर से रिलेशनशिप यानी संबंध, भौतिक दशाओं का योग। सिंपल ने बताया स्ट्रगल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव का संघर्ष। ब्लांस ने क्या बताया, प्रकृति और मानव का संतुलन और संभववाद। प्रकृति को समझने के लिए, जैसे मानव भूगोल की प्रकृति समझनी है तो हमें क्या याद करना पड़ेगा? 3C का रूल, ये ट्रिक है इसकी। तो सी मतलब चेंजेबल है, पार्थिव एकता है और संभववाद है। तो ये देखो परिवर्तनशीलता किसने दी? सैंपल ने। और पार्थिव एकता रेडजेल ने। और संभववाद का चुनाव, संभववाद या चुनाव किसने दिया? ब्लांस ने। मानव भूगोल हमें सिखाता है कि हम पृथ्वी के स्वामी नहीं हैं, बल्कि उसके एक बुद्धिमान और रचनात्मक हिस्से हैं। क्या मानव भूगोल बताता है कि जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का हम क्या है? एक हिस्सा है मात्र, हम उसके स्वामी नहीं है, मालिक नहीं उसके। हम एक बुद्धिमान और रचनात्मक हिस्से हैं। हम उसमें क्या है, कुछ चीजें कर सकते हैं, मगर किसों के आधार पर? सीमा में रहते हुए। सीमा में रहते हुए नहीं किया तो क्या प्रकृति उसका रिफ्लेक्शन देगी, प्रतिक्रिया देगी, और हमारा नुकसान करेगी और हमें बर्बाद करेगी। तो हम
कितना चेंज कर सकते हैं, कितना परिवर्तन कर सकते हैं, ये डिसाइड करेगी प्रकृति। तो प्रकृति की जो सीमा है उसी में हम करेंगे। जैसे पोल्यूशन हुआ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है मानव, अगर एक सीमा तक ही बढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, फिर वही पोल्यूशन ज़्यादा, तो फिर विनाशकारी घटना है। तो ये सब चलता रहता है। ये कौन सिखाता है हमें, मानव भूगोल। देखो मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र का एक वृहद विश्लेषण पढ़ेंगे हम। देखो क्या चीज़ है मानव भूगोल में, इसी क्षेत्र में स्थानिक वितरण, मानव तत्व और बराबर मानव भूगोल। अब विशेष क्षेत्र में देखो क्या क्या आ रहा है। एक तो स्थानिक वितरण कि कहाँ पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर मानव है, कहाँ कहाँ और संसाधन है, कहाँ कहाँ मानव से जुड़े हुए तत्व हैं और उनको प्रभावित करने वाले क्या क्या चीज़ें, ये सब क्या है उसका स्थानिक वितरण। और मानव की संख्या कि कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, ये सब दोनों मिला के क्या हुआ मानव भूगोल। तो पृथ्वी की सतह पर मानवीय तत्वों के वितरण और उनके कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, मानव भूगोल। विकिटस तो भूगोल का पितामह था, मगर मानव भूगोल का कौन है, रेड जेल। मानव भूगोल का पिता कौन है, रेट जेल। कौन है, रेट जेल। और फ्रांस में कौन था, ब्लांस। तो इसका क्षेत्र याद करने के लिए हम एक ट्रिक है इसमें, पेसुटुआ। क्या है, पेसुटुआ फॉर्मूला है। अब देखो पी से मतलब पॉपुलेशन क्या आता है मानव भूगोल में, जनसंख्या आती है। ई आता है इकोनॉमिक्स आता है, यानी आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, एस से क्या आता है, सामाजिक आता है, यानी सोशल। ठीक है। तो उसके बाद आता है अपना टी, यानी टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट आता है, परिवहन आता है। यू से अर्बन यानी नगरीय क्षेत्र आता है। ए एडमिनिस्ट्रेशन यानी पॉलिटिकल या प्रशासनिक सेवाएं आती है, प्रशासन आता है। ये सब क्या है, मानव भूगोल के पार्ट है। देखो सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल ये आया डेविड स्मिथ 1970 में। एक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, कौन कहाँ क्या और कैसे प्राप्त करता है, ये सब किसके पार्ट है, सामाजिक भूगोल के। व्यवहारवादी मनुष्य पर्यावरण के प्रति निर्णय कैसे लेता है, व्यवहारवादी मनुष्य पर्यावरण के प्रति कैसे निर्णय लेता है, ये क्या है, व्यवहारवाद। कल्याणकारी समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास का वितरण का अध्ययन क्या है, कल्याणकारी। और ये किसके अंदर आता है, सामाजिक भूगोल। और सामाजिक भूगोल किसके अंदर आता है, मानव भूगोल के अंदर। सांस्कृतिक कल्चर, भाषा, धर्म और रीति रिवाजों का क्षेत्रीय वितरण। देखो ये भाषा, धर्म, रीति रिवाज किससे बने, प्रकृति से बने। हम सोचते हैं कि मानव का अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज है तो मानव की देन है, नहीं, ये किसकी देन है, प्रकृति की देन है। और हम तो क्या उसको फॉलो करते हैं। ऐतिहासिक, समय के साथ स्थान का भौगोलिक विकास, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे भौगोलिक विस्तार होता है। जो उदाहरण दे रखा है इसमें, व्यवहार अधिकार भूगोल का सटीक। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ के समय लोगों को द्वारा सुरक्षित स्थानों के और तुरंत पलायन करने का निर्णय क्या है, व्यवहारवादी। हम सोच समझ के काम करते हैं। अगर नदी में पानी बढ़ रहा है तो हम क्या दूर जाएंगे उससे, ये क्या है, हमारा व्यवहार है। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल नगरीय नियोजन, स्मार्ट सिटी ग्रिड, सीवरेज सिस्टम, परिवहन जाल, ये सब क्या है, नगर नियोजन। मानव ने तो डिसाइड किया कि स्मार्ट सिटी बनानी है, ऐसी बनानी, नालियों का पानी किधर निकले, रोड कैसे बने, ये ठीक है। नगरीय पारिस्थितिकी है, अर्बन इकोलॉजी, शहर के पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का संबंध। अगर देखो गार्डन बनाएंगे, यहाँ पर हरियाली रखेंगे, पेड़ पौधे रखेंगे तो कैसा शहर होगा, बढ़िया होगा। राजनीतिक भूगोल, राजनीति और भूगोल का मिलन क्या कहलाता है, भू राजनीति। इसमें क्या क्या है, निर्वाचन भूगोल है, सैन्य भूगोल है, सीमा सीमांत है। तो निर्वाचन भूगोल, यदि चुनाव भी क्या है, भौगोलिक विश्लेषण करते हैं, क्योंकि अगर चुनाव इफेक्टेड है, सही व्यक्ति है तो फिर क्या डेवलप करेगा अपना क्षेत्र का। सैन्य भूगोल, ऊंचाई, ढाल, जलवायु, युद्ध के लिए रणनीति, ये सब क्या है, सीमाएं, सीमा, दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र, जिससे भी तो मानव इफेक्ट होता है, इन सबसे मानव प्रभावित होता है। देखो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पावर है तो मानव को बढ़िया बढ़िया सुविधा मिल रही है, तो मानव का अच्छा होगा। अगर लड़ाई युद्ध हो गया सेना के लिए, सीमा है, बॉर्डर है, अब बॉर्डर पर एक रहने वाला एक बॉर्डर से दूर रहने वाला, ये सब क्या है, मानव को
प्रभावित करते हैं। जनसंख्या भूगोल, जनसांख्यिकी का स्थानिक अध्ययन कि भाई लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ ज़्यादा रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, इसका अध्ययन। जैसे वितरण है, घनत्व है, कहाँ ज़्यादा रहते हैं और क्यों रहते हैं, लिंग अनुपात, साक्षरता यानी सामाजिक विकास कैसे हुआ, प्रवास, ग्रामीण से शहर पलायन, ये सब क्या है, मानव भूगोल का पार्ट है जनसंख्या भूगोल में। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, सेकेंडरी द्वितीय कलाप, तृतीय कला क्रियाकलाप, चतुर्थ भी आते हैं, पंचम भी आते हैं। हम कृषि चक्र पढ़ेंगे यानी फसल, कृषि कैसे, कृषि की अलग अलग प्रणालियाँ कैसी है, कृषियों के प्रकार क्या है, औद्योगिक भूगोल, उद्योग की स्थिति कहाँ है, कौन सा उद्योग क्या फायदा देता है, कहाँ पर कौन सा नुकसान देता है, वो सारी चीजें। संसाधन यानी जल, खनिज, पर्यटन स्थल, विकास, ये सब क्या है, मानव भूगोल के पार्ट है। उदाहरण देखो देखो, कृषि, राजस्थान में शुष्क कृषि होती है, जबकि उद्योग कोटा में उद्योग का भारी संकेंद्रण है। आवास, आवास सेटलमेंट ज्योग्राफी, इसमें क्या पैटर्न पढ़ते हैं, उनकी उत्पत्ति पढ़ते हैं। देखो तालाब है तो तालाब के चारों ओर बस्ती कैसे बनी, वृत्ताकार बन गई, नदी के पास, रोड के पास, तो अलग अलग पैटर्न बना, है ना। और देखो नगरीय बस्ती किसी कार्यों के आधार पर या प्रशासनिक विभाग या उद्योग के आधार पर बनते हैं। तो इसका अध्ययन भी क्या है, मानव भूगोल है। क्षेत्रों के अंतर संबंध का चार्ट, सामाजिक रूप में देखो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से आया, और इसके उप क्षेत्र क्या है, चिकित्सा भूगोल, अवकाश भूगोल, राजनीतिक भूगोल में कहाँ से आया, राजनीतिक विज्ञान, सेना विज्ञान, भू राजनीति और चुनाव भूगोल आया। अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल में कहाँ से आया, अर्थशास्त्र और वाणिज्य से, जिससे क्या क्या संसाधन, कृषि और पर्यटन भूगोल। जनसंख्या में कहाँ से आया, जनसांख्यिकी से आया, इसमें क्या है, प्रवास और साक्षरता पढ़नी। नगरीय नगरीय से कहाँ से है, नगरीय भूगोल में ये आया, नगर नियोजन, स्थापत्य कला आ गया, शहरी संरचना आ गया। ये सब क्या है, अपना मानव भूगोल के एक विशेष क्षेत्र है, जो अलग अलग सब्जेक्ट से भूगोल में आए। देखो मानव भूगोल क्या है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट है, जिसमें देखो राजनीतिक, जनसंख्या बढ़ने से वोटिंग ब्लॉक्स बनना, आवास से आगे के किनारे नई रेखीय व्यवस्था का निर्माण होना, आर्थिक व्यापार, उद्योग विकास, रोजगार और लोगों के लिए माइग्रेशन। जैसे जनसंख्या बढ़ी, रोजगार नहीं है, तो हम दूसरी ओर पलायन करेंगे। मानव भूगोल का कोई भी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है, वे सभी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि देखो जन, जैसे राजनीति भूगोल जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, फिर ये ट्रांसपोर्ट, जनसंख्या क्या है, रोजगार, प्रवास यानी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है, और ये रोजगार किससे जो, आर्थिक से, और अगर पैसा आया तो मकान बनाना, तो आवास से, तो सब ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको फिर वापस वही ट्रिक है, पेसुटो, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, सोशल, ट्रांसपोर्ट, अर्बन, एडमिनिस्ट्रेशन। भूगोल केवल मानचित्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का क्या है, दर्पण है, यानी आईना है, जो हमारे इतिहास का चालक है, जो हमने इतिहास में किया है उसी को बताता है। अब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल का इतिहास। मानव भूगोल का इतिहास कि प्रकृति के दास्ता से तकनीकी विजय तक का जो सफर किया, यात्रा की, वही क्या है हमारा मानव भूगोल का इतिहास। जैसे पहले क्या था, आदि मानव था, और आज कैसा हो गया, इंसान ऐसा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक गया, इसका अध्ययन करना है कि क्या है मानव भूगोल का इतिहास, जिसको हम चार पार्ट में देखते हैं, एशियंट, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक और अभी समकालीन। देखो इसके लिए ट्रिक दे रखी है, AMMC, यानी ए से एंसेंट बन गया ना, प्राचीन काल, देवताओं को डर, देवताओं का प्रकृति का डर है। जैसे भूगोल दादा दादी नानी की कहानियों में था, किसमें था, दादी नानी की कहानियों में था ना, राक्षस का, दानव का, जो। फिर मिडोल आ गया, मध्यकाल, इसमें अन्वेषण यानी खोजों का युग, भूगोल में नक्शे आए। उसके बाद मॉडर्न काल आया 19वीं सदी में, वैज्ञानिक सिद्धांतों का युग, जब मात्रात्मक क्रांति का प्रभाव हुआ था, किताबों में आया। उसके बाद अभी जो समकालीन चल रहा है 20वीं सदी, यानी कंप्यूटर, डेटा और कल्याण का युग। भूगोल अब क्या है, आपके स्मार्टफोन में भी
तो प्राचीन काल यूनानी विद्वान, प्राचीन काल में कौन थे? यूनानी विद्वान थे जिन्होंने वर्णनात्मक और गणितीय आधार पर किसका विकास किया था? भूगोल का। वास्तविक रूप में तो रेडियल नहीं किया था, मगर उसके पहले भी मानव भूगोल पे कुछ कार्य हुआ था, जिसमें जो है किटिशन है, जिसने भूगोल के पिता जसप्री पृथ्वी के वर्णन किया, प्रथम व्यवस्थित वर्णन किया। अरस्तु पर्यावरण का प्रभाव बताया। ठंडे प्रदेशों में लोग बहादुर है लेकिन कम बुद्धिमान है, गर्म देशों में लोग क्या है? बुद्धिमान है लेकिन आलसी है। एस्ट्रो ने पृथ्वी की परिधि नापी। प्राचीन काल से रोमान साम्राज्य और भारत संबंधों में देखो, स्ट्रबो था जिसने 17 खंडों में क्या लिखा? एक ज्योग्राफी का लिखी। टोलमी जिसने गणितीय भूगोल में अक्षांश देशांतर का ग्रिड बनाया। द अल्माजेस्ट और द आउटलाइन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की रूपरेखा, बंगाल की खाड़ी का मानचित्र बनाया। ये सब क्या हम किसने किए? टोलमी ने किए। भारत देश में वेदों और पुराणों में नदी सूक्त और पृथ्वी सूक्त जैसे अध्याय लिखे गए। प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध, सम्मानजनक संबंधों का दर्शन दिखाया। पूजा करते हैं सूर्य की, नदी की, तालाब की, सागर की। ये सब क्या है? मानव भूगोल का उस टाइम पर, उस समय विकास हुआ था, जिसके बारे में देखो, टोलमी ने प्राचीन काल में जो निर्देशांक ग्रिड बनाया था, वो उससे आज क्या बना है? जीपीएस ग्रिड। फिर आता है मध्यकाल, जिसमें अन्वेषण हुआ, यात्रा हुई। तो देखो, इसमें यूरोप में तो ये क्या था? अंधकार युग था, और अरब में व्यापार और धर्म के विस्तार के साथ भूगोल को जीवित रखा। तो इसमें क्या था? अब यहाँ तो ग्रीक और यूनान में तो खत्म हो गया, मगर कहाँ पर आ गया? अरब में। तो अरब में क्या हुआ? इब्न बतूता था जिसने महान यात्री जिनला विभिन्न संस्कृति और जलवायु को सटीक वर्णन किया। इधर सी रोजर्स और बुक लिखी, भौगोलिक शब्दकोश लिखा। इब्न खलादून जिसने मुकदमा यानी भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक संस्कृतियों के प्रभाव का अलग अलग विश्लेषण किया। फिर आते 19 सदी। 19 सदी में मानव भूगोल में क्या हुआ? एक शुद्ध विज्ञान बन गया भूगोल। तो एक क्या? होम बोल्ट, और एक तरफ आ गया रीटर, क्या है? कार्ल रीटर। तो देखो, हम बोल्ट ने क्या हुआ? हम अनुभवजन्य भूगोल लिखा, जिसमें कोस्मस बुक लिखी थी, जिसमें बताया प्रकृति एक जैविक इकाई है। प्रकृति क्या है? एक जैविक इकाई है, प्रकृति जीवित है। और भौतिक भूगोल पे उसने जोर दिया। जबकि कार्ल रिटर कौन था? मानव केंद्रित था और उद्देश्यवादी, टियोलॉजिकल था, यानी गॉड्स प्लान। भगवान का प्लान होता है वही होता है, जो भगवान सोचते हैं, जो प्रकृति देती है वही होगा। इसने पुस्तक ली थी अर्धकुंड सिद्धांत क्षेत्रीय भूगोल, यानी कि स्थान का अलग अलग भूगोल। फिर आते हैं फ्रेडरिक और रेडजेल का निश्चयवाद। देखो, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से फ्रेडरिक रेडजेल आया, और फ्रेडरिक रेडजेल से हमारे मानव भूगोल का कंसेप्ट आया, यानी समाज की जैविक राज्य की विचारधारा आई। आधुनिक मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी एम्पेथोजियोग्राफी। कब लिखी थी? 1882 में। और एक 1897 में लिखी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी राजनीतिक भूगोल। सामाजिक डार्विनवाद, डार्विन के जीव विज्ञान के सिद्धांतों का को मानव समाज पर लागू किया। जो डार्विन का जो सिद्धांत था, उसको इन्होंने मानव पर लागू कर दिया, और क्या बना दिया? मानव भूगोल। राज्य एक जीव है, लेम्सडाउन या लिविंग स्पेस, जैविक स्थान, जिन रहने के लिए स्थान। राज्य को जीवित रहने के लिए अपना विस्तार करना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे इंसान है, निरंतर तरक्की करता है, आज एक कमरे का मकान है, फिर कमा के 2 कमरे का, 3 कमरे का बनाएगा। वैसे ही क्या है, ये व्यक्ति को जीने का स्थान चाहिए, तो वैसे ही राज्य को चाहिए। आज राज्य ये है, तो फिर और चाहिए, और डेवलपमेंट करो, तकनीकी से करो या क्षेत्रीय तक करो। यही रेड जेल की सोच थी। दैनिक जीवन, देखो, निश्चयवादी का अर्थ प्रकृति बोस है। उदाहरण, सर्दी तय करती है, आप स्वेटर पहनेंगे या सर्दी को कंट्रोल करेंगे। रेड जेल की शिक्षा थी एलन चर्चिल सेम्पुल, जो अमेरिका में निश्चयवाद का कट्टर समर्थन किया। नियतिवाद, प्रकृति बोस है, और नवनियतिवाद, रुक और जाओवाद, यानी दोनों है। असंभववाद, मानव बोस है। देखो, नियतिवाद क्या बोलता है? प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। इसका समर्थक कौन कौन थे? रेटर, रेडजेल और सैम्पुल हटीगटन। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने किसका समर्थन किया? नियतिवाद का। फिर आते हैं संभववाद। ये क्या है? मानववाद आ गया। ये तो प्रकृतिवाद, ये मानववाद। सो मानव अपनी बुद्धि से प्रकृति में बदलाव कर सकता है। इसका जो जनक है वो क्या? विडाल डी लब्रांच, फ्रांस के थे।
फिर इन दोनों के बीच में सही संतुलन स्थापित करने के लिए यह नई नियतिवाद, न तो प्रकृति ज्यादा है न मानव ज्यादा है, क्या दोनों के बीच में संतुलन। मानव की प्रकृति की गति को धीमा या तेज कर सकता है, लेकिन उसकी अंतिम दिशा नहीं बदल सकता। ये कौन बोलता है? ग्रिफिथ टेलर। कि मानव प्रकृति की गति को धीमा या तेज कर सकता है, यानी तकनीकी विकास करके वो विकास को बड़ा घटा सकता है, मगर उसका विनाश करना है, उसका निर्माण करना है, कौन डिसाइड करेगा? प्रकृति। यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। उदाहरण से देखते हैं, मनुष्य ड्राइवर अपनी गति तय कर सकता है, लेकिन ट्रैफिक लाइट प्रकृति ये तय करती है कब रुकना है और कब चलना है। समकालीन, अभी देखो 1930 के दशक से क्षेत्रीय विभेदन आ गया मानव भूगोल में, और ये कौन लेके आया? रिचार्ड हार्टसन। इसकी पुस्तक थी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। क्षेत्रीय विभेदन उन्होंने पढ़ लिया कि अलग अलग क्षेत्र में अलग, जैसे ये पढ़ के आया था कि गर्मी वाले एरिया कैसा है और पानी वाला एरिया कैसा है। कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट क्या है इसका? इंडोग्राफी अप्रोच बोलते हैं इसको। भूगोल इस बात का अध्ययन है कि क्या, कहाँ, वहाँ क्यों, और उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। ये इसका अध्ययन करना क्या है? अपना इंडोग्राफी है कि कहाँ पर है, क्यों है, और उससे क्या प्रभाव पड़ता है। हमें ये समझना है यूनिवर्सल नियमल के सब एक जैसे समझने की बजाय क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है और क्यों अलग अलग, ये पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम क्षेत्रीय विभेदन। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रीय विभेदन। हार्टसॉन ने भूगोल को एक सामान्य विज्ञान मानने से इनकार किया और स्थानों की विशिष्टता पर जोर दिया। किस पे? स्थानों की विशिष्टता पर। समकालीन में 1930 के बाद आया 1950 से 1960 का दौर, जिसमें आई मात्रात्मक क्रांति। अब क्या मात्रात्मक क्रांति आएगी तो सारा क्या हुआ? डेटा पर हो गया, संख्याओं पर आधारित हो गया। तो इनका वर्णनात्मक से कहानियों से विवरणों से बदल के क्या है? संख्या पर आधारित हो गया, यानी शुद्ध विज्ञान बनने की तरफ आकर्षित हो गया। पहले क्या थे हम? तर्क वितर्क। अब क्या होगा? डेटा या आंकड़ों के आधार पर। तो स्थानिक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर गणितीय मॉडल बनाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ये सब क्या था? स्थानीय वितरण, क्षेत्रीय वितरण की जगह क्या गया? स्थानिक विश्लेषण आ गया। फिर 1970 के दशक में डेटा से भी मन उब गया, क्योंकि डेटा हर व्यक्ति का डेटा से ही सब कुछ नहीं होता, भावना भी होती है, व्यवहार भी होता है। तो क्या हो गया? मानवतावादी आ गई, क्रांतिकारी भूगोल आ गया। दोनों ने महसूस किया कि कंप्यूटर मॉडल मात्रात्मक क्रांति है, गरीबी, नस्लवाद और असमानता को हल नहीं कर सकता। यही जो गरीबी है, इसको जो कंप्यूटर मॉडल हल नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारा भाव 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 ही इसको हल करेगा। तो कल्याणप्रद भूगोल आया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, आवास जैसे सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया। क्रांतिकारी भूगोल आया, जिसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये पूंजीवादी और सामाजिक असमानता के विरोध में आया। देखो, ये पुस्तक किसकी? सोशल जस्टिस ऑफ द जस्टिस एंड द सिटी, डेविड हार्वे की। इन्होंने देखो पुस्तक लिखी थी जिसमें समाज के बारे में लिखा कि सामाजिक न्याय किसे मिलता है। देखो, एक कंप्यूटर मॉडल एक सुंदर शहर का नक्शा बना सकता है, लेकिन क्रांतिकारी भूगोल पूछता है अमीर लोगों के पास, लोग पार्कों के पास है और गरीब लोग प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के पास क्यों रहने को मजबूर है। ये क्या है? कंप्यूटर मॉडल नक्शा तो बना सकता है, मगर ये थोड़ी बता सकता है कि अमीर क्यों अमीर है, गरीब गरीब क्यों है। तो उसके लिए तो हम उनकी भावना समझनी पड़ेगी। अब आते हैं 1990 के बाद उत्तर आधुनिकतावाद। देखो, स्थानीय संदर्भ में जब किसी एक बड़े सिद्धांत पर भरोसा नहीं किया जाता है तो हम क्या करते हैं? लोकल स्तर पर जाते हैं। अब देखो, अगर पूरे राजस्थान पर अध्ययन करना है तो हम हर चीज़ पे थोड़ी लागू कर सकते हैं। एक तरफ यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों पे एक जैसा रूल थोड़ी लागू कर सकते हैं कि यहाँ भी 10 बाल्टी आना है, यहाँ भी 10 बाल्टी आना, ऐसा थोड़ी होगा। अलग अलग लोकल एरिया पर काम करना पड़ेगा। माइक्रो ज्योग्राफी यानी छोटे समूह, भाषा पर रहने वाले समुदाय को विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। सिस्टम कॉन्सेप्ट, मानव और भौतिक भूगोल को अलग देखने की वजह एक साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक भूगोल ही तो मानव भूगोल को इफेक्ट कर रहा है और मानव ही भौतिक को इफेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों को हम क्या कस्टमाइज देखना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया में देखते हैं ना वैसे। देखो, सार है उसमें, उदाहरण है, इसमें इतना कोई है नहीं, हिस्ट्री है। देखो, मानव भूगोल में क्या क्या है? द्वैतवाद आया, दो शाखाओं में विभाजन हुआ, निश्चयवाद यानी प्रकृति का जो क्षेत्रीय विविधन यानी अलग अलग क्षेत्र में विविधता है। सामाजिक दारिवानवाद यानी कैसे इंसान अपना विकास करता है जीव की तरह।
भूगोल केवल स्थानों का अध्ययन नहीं, यह एक इस बात का अध्ययन है कि मानव और प्रकृति ने मिलकर इस दुनिया को कैसे आकार दिया है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल उसका अध्ययन है, केवल प्रकृति का अध्ययन नहीं है, केवल मानव का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये है कि मानव और प्रकृति इन दोनों ने मिलकर कैसे भूदृश्य बना है, उसका अध्ययन क्या है? हमारा मानव भूगोल है।